मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ के लिए ये अलर्ट जारी है। साथ ही मैदानी जिलों में भी हल्की बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने 17 सितंबर तक प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी भारती सकलानी जुड़ गए मेरे साथ। भारती, बताइए जरा कि किस तरह से ये अलर्ट जारी किया गया है, कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं, क्या सतर्कता बरतने को अभी कहा गया है पूर्वानुमान के अनुसार? बारिश का सिलसिला प्रदेश में कई जगह पर देखने को मिल रहा है, लेकिन कल के लिए और आज के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट दिया था। कल हमने देखा देहरादून में कई जगहों पर बारिश भी हुई है। इसके अलावा प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। आज के लिए भी अलर्ट है। आज भी 8 जिलों में कहा गया है कि तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और अगर मैं अभी देहरादून की बात करूं तो यहाँ पर बारिश का सिलसिला देर रात से ही जारी है, जो कि अभी तक चल रहा है। आज के लिए भी ये कहा गया है कि कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में ऑरेंज तो कुछ जिलों में येलो अलर्ट दिया गया है। तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में 17 सितंबर तक ये कहा गया है कि कई इलाकों में बारिश जो है वो हमें देखने को मिलने वाली। बिल्कुल नजर बना के रखिएगा। और देखिए, बारिश का अलर्ट कई जिलों में किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। पंद्रह सितंबर को केदारनाथ के लिए हेली सर्विस जो है वो शुरू हो रही है। एक हफ्ते के लिए बुक टिकट कर दिए गए हैं, जिसमें 22 सितंबर तक यानी 15 से लेकर 22 सितंबर तक के लिए बुकिंग्स हो गई हैं। एक हफ्ते के लिए अब तक 4700 टिकट बुक कर दिए गए। मौसम को देखते हुए अभी एक हफ्ते की बुकिंग हुई है। 15 जून से केदारनाथ हेली सेवा जो है वो अभी बंद चल रही थी। शुक्रवार को दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात की और उनसे उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के सुदृढ़ीकरण तथा राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से जुड़े विषयों पर चर्चा की। वहीं सीएम धामी ने हाउस ऑफ हिमालयंस के अंतर्गत प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को देश विदेश में नई पहचान दिलाने के लिए एयरपोर्ट पर स्टॉल लगाने के फैसले का भी आभार जताया। इस दौरान मानसून के बाद चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवाओं को सुचारू संचालन पर भी चर्चा हुई। सीएम धामी ने केंद्र के मंत्री से देहरादून एयरपोर्ट के 24 घंटे संचालन के लिए आग्रह किया। इसके साथ ही गौचर, चिंदयाली सोल की हवाई पट्टी के विकास पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर जमीनी हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए। तो इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रियों से जिलों में जाकर नुकसान की समीक्षा और राहत बचाव कार्य की निगरानी को कहा है। असल में आपदा की इस घड़ी में कई बड़े नेता जमीन पर नजर नहीं आए हैं, इसलिए ये कवायद अब की जा रही है। उत्तराखंड 2013 के बाद एक बार फिर भीषण आपदा से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री खुद इसका जायजा लेकर लौटे हैं। देश भर में आपदाग्रस्त राज्यों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री ने सभी केंद्रीय राज्य मंत्रियों को आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने को कहा है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने मंत्रियों को जिलों में जाकर आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा करने को कहा है। दरअसल अभी तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धराली से लेकर बागेश्वर तक अकेले ही आपदा के मोर्चे पर जूझते हुए नजर आए। बाकी नेताओं की सक्रियता उस तरह से नजर नहीं आई। कई सांसद सक्रिय नजर नहीं आए तो मंत्री भी ज्यादातर अपने क्षेत्रों तक सिमटे रहे। टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह धराली आपदा के चौथे दिन उत्तरकाशी तो पहुंची, लेकिन आपदाग्रस्त धराली वो आज तक नहीं जा पाई। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा सिर्फ सीएम के साथ मौजूदगी दर्ज कराते दिखे, खुद से कोई फील्ड विजिट नहीं दिखा। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, नैनीताल सांसद अजय भट्ट और हरिद्वार से राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी भी आपदा के दौरान कहीं नहीं दिखे। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी आपदा के 8 दिन बाद अपने गृह क्षेत्र धराली पहुंचे। सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी और चमोली तो सांसद त्रिवेंद्र रावत ने हरिद्वार के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। हमारे सांसदों को, हमारे
मंत्रीगणों को अवश्य रूप से जाना चाहिए और संभवतः गए भी होंगे। मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि कितनी जगहों नहीं गए हैं, लेकिन बीच में सत्र चलने की वजह से कुछ अगर हो सकता है विलम्ब हुआ होगा। सभी राज्य मंत्रियों से भी हमारा भी आग्रह है, पार्टी की तरफ से भी, और ये संवेदनशीलता भी बनती है कि कम से कम वो लोग जहाँ जिस क्षेत्र पर जाते हैं उनके पास सारे साधन हैं, वो जाएं और आपदाग्रस्त क्षेत्रों पर जाकर वहाँ लोगों की मदद करें। आपदा के हालात को देखते हुए जनप्रतिनिधियों के ये दौरे नाकाफी माने जा रहे हैं। जनता में इस बात को लेकर नाराजगी है कि जब प्रदेश आपदा से जूझ रहा है तब नेता नदारद क्यों हैं। मुख्यमंत्री ने अब अपने सभी मंत्रियों को फील्ड में जाने के निर्देश दिए हैं। हमको इस बात का संतोष होना चाहिए कि जहाँ जहाँ आपदाएं घटित हुई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मौके पर गए हैं और सब जगह उन्होंने लोगों से भेंट की है और लोगों को राहत देने की बात की है। उसके साथ साथ जहाँ तक आपका ये कहना है कि मंत्रीगण नहीं गए या सांसद नहीं गए, तो ये मैं नहीं स्वीकारता हूँ, क्योंकि हमारे मंत्री भी समय समय पर क्षेत्रों में गए हैं और उन्होंने भी इसका आकलन किया है। बाकायदा जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिले हैं, उनको राहत देने की बात की है। सांसद भी हमारे मौकों पर गए हैं। मंत्रियों को आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर नुकसान और राहत बचाव कार्य की समीक्षा करने को कहा गया है। आपदा की इस घड़ी में जनता को राहत और भरोसा चाहिए, लेकिन जिन जनप्रतिनिधियों से ये उम्मीद थी वे ही पीछे नजर आ रहे हैं। ऐसे में केंद्र में पीएम और राज्य में सीएम के निर्देशों के बाद उम्मीद की जा रही है कि हालात में कुछ सुधार आएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में धराली हर्षिल आपदा के बाद से गंगोत्री हाईवे पर कई जगह लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं। हालांकि गंगोत्री हाईवे को खोल दिया गया है, लेकिन इन जगह हालात काफी खराब होने के कारण यात्रियों को छोटी गाड़ियों से ही गंगोत्री धाम की यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। इसमें गंगोत्री हाईवे पे डबरानी के पास जो भूस्खलन जोन है वो परेशानी का सबब बना हुआ है और ग्राउंड जीरो पे न्यूज़ 18 है। न्यूज़ 18 आपको दिखा सकता है। ये वो डेंजर पॉइंट है जिसके कारण जो छोटे वाहन है यात्रियों के वो भेजे जा रहे हैं और जब भी बारिश हो रही तो ये ब्लॉक हो जा रहा है। और इसकी ये स्थिति क्यों पैदा हुई? जब हर्षिल धराली क्षेत्र में और जबरानी में जब नदियां उफान में आई, सैलाब आया, तो पूरी तरह से नदियों ने सड़कों को बहा दिया और सड़कों को बड़ी टफ कंडीशन में बनाया गया। कई दिन सड़क बनाने में लग गए। आप देख सकते हो जबरानी में किस तरह से 100 मीटर का ये जो पैच है बड़ा ही डेंजर पॉइंट है और इसको बनाते समय एक फोकलैंड ऑपरेटर की मौत हो गई। 2 स्थानीय लोग क्रॉस करते हुए बोल्डर की चपेट में आ गए और तब से लेकर लगातार ये परेशानी का सबब बना हुआ है और खड़ी पहाड़ी पे सीधे भूस्खलन जोन है। ऐसे में जो यात्री है उनके बड़े वाहनों पे रोक लगाई गई है। छोटे वाहनों को उत्तरकाशी से भेजा जा रहा है ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। और इसमें अपडेट यही है कि जो जबरानी के पास भूस्खलन जोन है परेशानी यहाँ लगातार पैदा कर रहा है, जिससे जो बड़े वाहन है हर्षिल गंगोत्री धाम की ओर नहीं जा पा रहे हैं और सभी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस भूस्खलन जोन का ट्रीटमेंट किया जाए। बलबीर परमार, न्यूज़ 18, गंगोत्री हाईवे, उत्तरकाशी। पिछले चुनाव में धुर विरोधी रहे कांग्रेस नेता हरीश रावत और प्रीतम सिंह इन दिनों साथ दिख रहे हैं, पर दोनों नेता कब तक साथ रहेंगे और ये दोस्ती कितनी लंबी चलेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि राज्य कोई हो, जब चुनाव नजदीक आते हैं कांग्रेस में नेताओं को एक दूसरे का विरोधी बनते देर नहीं लगती है। रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को कांग्रेस नेता हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने आपदा और मलिन बस्तियों का मुद्दा छेड़ा, लेकिन कांग्रेस प्रदेश ऑफिस में 2 सीनियर नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस चर्चाओं में रही। 2027 चुनाव की अगुवाई प्रीतम सिंह को करनी चाहिए, ये घोषणा करने के ठीक 1 हफ्ते बाद दोनों नेता एक साथ मंच पर आए। यही दोनों नेता 2022 चुनाव के वक्त एक दूसरे के धुर विरोधी रहे। अब इधर हरीश रावत ने 2027 चुनाव जीतने के लिए दोस्ती की बात कही, लेकिन कांग्रेस ऑफिस में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत कहीं नजर नहीं आए। खबर है कि बुलावा सबको भेजा गया था, लेकिन मंच पर कोई दिखा नहीं।
ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस नेता हरीश रावत और प्रीतम की दोस्ती सबको क्या स्वीकार होगी, और अगर होगी तो ये दोस्ती कब तक चलेगी? मेरी दोस्ती कांग्रेस को वापस लाने के, सत्ता में वापस लाने के अभियान से, मेरी दोस्ती उस अभियान का जो भी नेतृत्व करेंगे, जो भी आगे बढ़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, उनके साथ मेरी दोस्ती अक्षुण्ण। आपको कांग्रेस की वापसी करनी है तो फिर तो अंडरस्टैंडिंग तो बनानी पड़ेगी, फिर तो जो है क्या नाम आपको गिले शिकवे जो है दूर करने पड़ेंगे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में है, हम चाहते हैं कि कांग्रेस की वापसी। कई राज्यों के उदाहरण के साथ अब उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हरीश रावत और प्रीतम सिंह का साथ कब तक चलेगा, नजर इस पर रहेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर वन प्रभाग के टेढ़ा क्षेत्र में वन कर्मियों की बहादुरी ने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। वन और वन्य जीवों की सुरक्षा में दिन रात तैनात वन कर्मी उस समय संकट में पड़ गए जब वो नियमित गश्त पर निकले थे। टेढ़ा कुलवंदा नाले के पास अचानक 3 टाइगर सामने आ गए। इसमें एक वयस्क बाघिन अपने 2 शावकों के साथ आक्रामक दिखी। अचानक सामने आए टाइगर्स की वजह से वन कर्मियों की सांसें थम गईं। इस खतरनाक स्थिति में 4 वन कर्मियों ने बिना देर किए पेड़ पर चढ़कर खुद को सुरक्षित किया और वहां से दुबक कर बैठ गए और अपनी जान बचाई। हमारे जो कर्मचारी हैं प्रतिदिन की नियमित गश्त पर थे, आज भी गश्त कर रहे थे। अचानक जो है एक टाइगर अपने बच्चों के साथ अचानक उनके मुंह के सामने आ गई, तो वो थोड़ा घबरा जैसे गए और पेड़ पर चढ़ गए सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये क्षेत्र जो है गांव के नजदीक है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां रुड़की से बरामद 86 सांपों में से 6 सांपों की मौत हो गई है, जिसमें 5 कोबरा और 1 रसेल वाइपर की मौत हुई है, जबकि बाकी बचे 80 सांपों को जंगल में छोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक ही बॉक्स में कई सांपों को रखे जाने से उनकी मौत हो गई। गुरुवार को सीजेएम कोर्ट ने बरामद सांप यहां लाए गए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के काल्हागढ़ से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया। यहां की केंद्रीय कॉलोनी के पास जंगल में एक अजगर हिरन को पूरा निगल गया। जब आसपास के लोगों ने अजगर को हिरन को लपेटे हुए देखा तो वन विभाग को टाइगर की इसकी पूरी जानकारी दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को देखा। इस दौरान करीब 1 घंटे तक इंतजार किया गया, क्योंकि कई बार निगलने के बाद अजगर उसे उगल भी यानी वापस बाहर कर देता है। लिहाजा 1 घंटे का इंतजार किया गया, लेकिन जब अजगर ने हिरन को नहीं बाहर निकला तो फिर उसके बाद अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। हरिद्वार में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। पथरी क्षेत्र में फूलगढ़ गांव में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। शुक्रवार को अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला और निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। अवैध निर्माण हटाने को लेकर प्रशासन की ओर से नोटिस दिए गए थे, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने कान पर जू तक नहीं रेंगी, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने 4 भवनों को ध्वस्त कर दिया है। फूलगढ़ गांव है, वहाँ पर एक सरकारी मार्ग में कुछ लोगों द्वारा भवन और बिल्डिंग बनाई गई थी, दुकानें भी थी उसमें। उसको धारा 133 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। उसके बाद उसमें कोर्ट की कार्रवाई हुई और उसमें उसको खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। उसके बाद आज उसको हटवाया गया है। गुरुवार को उधम सिंह नगर में काशीपुर के कचनाल गोसाई गांव में बनी एक अवैध मजार को ढहा दिया गया। प्रशासन के पास मजार को लेकर पिछले महीने शिकायत आई थी। उसके आधार पर जांच की गई। जांच में पाया गया कि दस्तावेजों में जमीन मंदिर के नाम दर्ज है। मजार के संचालकों को जमीन से जुड़े कागज दिखाने के लिए कहा गया, लेकिन वो नहीं दिखा पाए। लिहाजा पुलिस बल की मौजूदगी में आज सुबह अवैध मजार पर बुलडोजर चला दिया गया है। बता दें कि धामी सरकार अवैध मजारों और इस तरह की अवैध संरचनाओं पर गंभीर है, जिसके चलते अभी तक 553 अवैध मजारों को हटा दिया गया है।
देहरादून में 23 साल बाद के एक युवक अनिल सिंह ने खुद को चाकू से गोदकर आत्महत्या कर ली। विद्या विहार फेज 2 में रहने वाला युवक मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है, जो पिछले 2 साल से आत्महत्या की बात करता था, लेकिन ना तो परिवार ना ही किसी दोस्त ने इस पर ध्यान दिया। मृतक के पिता एसएसबी में अपर उप निरीक्षक हैं। मनोवैज्ञानिक इस तरह की घटना के पीछे बड़ी वजह एकल परिवार और माता पिता का बच्चों पर ध्यान नहीं देना बताते हैं। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें बच्चा शेयरिंग करना चाहता है और पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि उनकी संपत्ति उनके खुद के बच्चे हैं, ना कि जो घर बना रहे हैं या समय नहीं दे रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो सब कुछ ठीक नहीं है। इस पूरे मामले पे मेरा खुद का स्वयं का सोचना है वो ये है कि माता पिताओं को अपने बच्चे, जो कि 1 या 2 हैं आजकल, ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज। हरिद्वार की शिवलोक कॉलोनी में एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला पिंकी की उसके प्रेमी मुकेश ने हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी थाने पहुंचा और पुलिस के सामने सारी सच्चाई उगल दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला का शव बरामद किया। दोनों के बीच पिछले 11 साल से अवैध संबंध थे और दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। गुरुवार को झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि आरोपी मुकेश ने रॉड से मारकर पिंकी की हत्या कर दी। हथियार से हत्या की गई थी और उसके संबंध में एक रॉड मार के उसके सर पे उसकी हत्या करने के बाद अभियुक्त को पुलिस की अभिरक्षा में लिया गया है। नया अभिरक्षा में उसे भेजा जाएगा। अर्ली जो अभी हमारे पास इसके संबंध में जो जानकारी आई है, ये जो व्यक्ति अभियुक्त है मुकेश, इसका इस महिला के साथ रिलेशन में ये था और इसको शक के आधार पर इसके द्वारा ये कल रात ये घटना कारित की गई है। ऋषिकेश में एक युवक का तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो नेपाली फॉर्म स्थित छिदरवाला के फेमस पकौड़े वाले रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है। वीडियो में युवक ने तमंचा पकड़ा है और हवा में लहरा रहा है। इसको युवक ने अपने फेसबुक वॉल पर भी पोस्ट किया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि न्यूज़ 18 वीडियो ऋषिकेश का ही है, इसकी पुष्टि नहीं करता है। बिना जमीन और बिना हरी झंडी के क्या खेल यूनिवर्सिटी कागजों से बाहर आएगी? फॉरेस्ट से मंजूरी अब तक अटकी है, लेकिन यूनिवर्सिटी शुरू करने की जल्दबाजी जारी है। ऐसे में प्रदेश के खिलाड़ियों का भविष्य टेम्परेरी इंतजाम पर टिका हुआ है। रिपोर्ट देखिए। करीब 250 करोड़ की लागत से बनने वाली प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी, जिसमें पढ़ाई का काम अगले साल शुरू होने का दावा आज भी है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी जमीन तक नहीं मिली है। हल्द्वानी के जिस गौला पार्क में ये यूनिवर्सिटी तैयार होनी है, वो फॉरेस्ट विभाग की जमीन है, जिसकी अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। ये वाली जमीन का सिलेक्शन उसमें हुआ है, लेकिन ये जमीन अभी तक जो है फॉरेस्ट के कारण स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को नहीं मिल पाई है। लेकिन इसके बावजूद स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर ये दावा कर रहे हैं कि समय से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू कर दी जाएगी, यानी उत्तराखंड की पहली खेल यूनिवर्सिटी यहाँ शुरू कर दी जाएगी। हमें जमीन विधिवत रूप से गौला पार में जो मिलनी है उसकी प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाएगी। फॉरेस्ट के पास जो फाइल है उसमें भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और वहाँ जो हमारा इंफ्रा बना हुआ है उसी में हम लोग अभी जिस तरह से है यूनिवर्सिटी कार्य करें, कोई दिक्कत। खेल यूनिवर्सिटी के लिए हल्द्वानी के गौला पार्क स्टेडियम के ठीक बाहर मौजूद 13 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड को लेने की कोशिश जारी है। ऐसे में बिना हॉस्टल और बिना प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के क्या आधी अधूरी तैयारी के साथ प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी लॉन्च हो जाएगी, ये बड़ा सवाल है। जबकि खेल अधिकारी इन सब चीज़ों को यूनिवर्सिटी के लिए जरूरी बता रहे हैं। थ्योरी क्लासेस जो होंगी वो स्टार्ट हो जाएंगी और कुछ हमारे पास ग्राउंड भी है, लेकिन जो आगे जो ज़मीन है उस पर हमारा एथलेटिक ट्रैक बनना है, सिंथेटिक ट्रैक, फुटबॉल ग्राउंड बनने हैं और प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए जो भी ग्राउंड है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, सारे जो भी गेम होते हैं उनकी जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं उनके लिए हमारा उसमें ग्राउंड्स बनने हैं और स्पोर्ट्स साइंसेज के क्लासेस भी होती हैं, उसके लिए लैब बनना है, छात्रावास होना है, तो ये सारी चीज़ें उसमें। प्रदेश में ये पहली बार नहीं जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज अस्थायी इंतजाम पर शुरू हो रहे हों, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश के युवाओं का भविष्य कब तक कागजी दावों और जमीन तलाशने की जद्दोजहद में अटका रहेगा।
हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी और देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। हर साल आयोजित होने वाली वैली ऑफ वर्ल्ड्स इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल में 25 और 26 अक्टूबर को 8 कैटेगरी में रिवॉल्व बुक अवार्ड्स दिए जाएंगे। हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर के विजेताओं के नाम भी घोषित करते हुए फेस्टिवल के डायरेक्टर संजीव चोपड़ा ने बताया कि बुक विनर को 1 लाख रुपए की धनराशि से सम्मानित किया जाएगा। देश भर से 75 प्रकाशकों द्वारा 600 से ज़्यादा बुक्स को पुरस्कारों के लिए नामित किया गया था, जिनकी बुक्स को त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया के बाद शॉर्टलिस्ट किया गया है। 25-26 अक्टूबर को हर साल की तरह हमारा जो 9वां संस्करण है वैली ऑफ वर्ड्स का, शब्दावली का, वो हम देहरादून में कर रहे हैं। और हर साल की तरह 8 जो हमारी शॉर्ट लॉन्ग जो हमारी किताबें हैं जिनको इस साल पुरस्कृत किया जा रहा है, वो सभी ऑथर्स हमारे बीच में आएंगे।